लाइन्स बताने वाला कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपका वित्तीय लेखांकन 11th का है। पब्लिकेशन करा प्रारंभिक प्रविष्टियाँ की पुस्तकें का जर्नल करने के लिए। देखिए, व्यावसायिक सौदे लेन देनों को पहली बार क्रमबद्ध रूप से जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे हम प्रारंभिक प्रविष्टियाँ कहा जाता है, जिसे हम प्रारंभिक प्रविष्टियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ पे और प्राथमिक प्रविष्टियाँ पुस्तक बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है, जिसे हम मतलब दो पहलू होता है जिसमें लेन देन में जैसे राम श्याम से लेता है कुछ, तो दो है ना, एक पहलू दूसरा पहलू, तो वही दो पहलू होता है। इस पुस्तक में सौदे के खनन के लिए मूल स्रोत एवं प्रलेख का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका आवृत्ति बड़ी संख्या में होती है। व्यावसायिक उपकरण में लेन देन की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें रोजनामचा का आकार बड़ा होता है तथा प्रारंभिक एवं प्राथमिक जनरल पुस्तक जो रोजनामचा का कई उपक्रमों में विभाजित होता है, जिसे हम बाह्य भी कहते हैं। ठीक है, जिसे बाह्यों का तो इसके निम्नलिखित है, तो देखिए, तो कैश बुक बनाया जाता है जिसे हम रोकर वही कहते हैं। क्रिय मतलब परचेज बुक बनाया जाता है, विक्रिय बुक बनाया जाता है, उसे क्रिया वापसी मतलब परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। इसमें हम परचेज आउटवार्ड भी कहेंगे, क्रिय के इनवार्ड कहेंगे, परचेज इनवार्ड। प्राय बिल्स पेबल और बिल्स दे बिल वही और प्रमुख कुछ रोजनामचा। देखिए यहाँ पे कैश बुक आप लोग समझते हो जाएगा, जिसमें कैश का लेन देन होता है। परचेज में होता है किसी की चीज़ को, जैसे बुक वही। परचेज में कुछ चीज़ परचेज किया जाता है, जैसे राम श्याम से 500 रुपये के कुछ परचेज करता तो ये परचेज हो गया। सेल मतलब बेचना होता है, बेचने वाला वही होता है। और उसके बाद क्रिय परचेज आउट बाद, जो परचेज आउट में जो माल ख़राब निकल जाता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं, तो इसमें माइनस किया जाता है। सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न को हम इनवार्ड को हम माइनस करते। बिल्स प्राय बिल वही वो होता है जो हमारा लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब होता है किसी के हम कुछ सामान लिए हुए हैं, उनका चुकाना है, हमारा दायित्व है। और उसके बाद बिल्स पेबल होता है। बिल्स पेबल ये संपत्ति है। बिल्स पेबल बुक एक संपत्ति है, तो ये हमारे लिए संपत्ति है। जैसे कोई हमको बिल्स पेबल मतलब कोई हमको चुकाएगा। और उसके बाद प्रमुख रोजनामचा। देखिए, रोजनामचा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रतिदिन के सभी व्यावसायिक लेन देन का तिथिवार क्रमानुसार दोहरा लेखा प्रणाली निश्चित नियमों अनुसार लेखा किया जाता है। इन लेनों देनों की कतौनी पोस्टिंग विभिन्न खातों में की जाती है। देखिए, जनरल के कुछ प्रविष्टियाँ होता है। रोजनामचा या जनरल व्यापारियों के प्राथमिक या मूल्य पुस्तक है। यह एक रजिस्टर है जिसमें सभी व्यावसायिक लेन देन का प्रविष्टि की तिथिवार की जाती है। इसमें लेख उसी क्रम में किए जाते हैं जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुए हैं। जनरल के शब्द में के उत्पत्ति फ्रेंच भाषा जनरल से हुई है, जिसका अर्थ होता है डे बुक, डायरी या डे मतलब होता है डे। इसे हिंदी में दिवस या दिन या रोज कहा जाता है। जनरल में जोड़ने से जावर में जनरल नल जोड़ने पर जनरल बन जाता है, जिसका हिंदी अनुवाद रोजनामचा कहते हैं। इसे हम जनरल एंट्री कहेंगे। जर्मन या जनरल रोजनामचा का लेखा, चूँकि इसमें लेनों देनों का लेखा रद्दी वही या स्मरण वही या स्मारक पुस्तक से किया जाता है। अतः
देखिए थोड़ा हमारा मोबाइल, इसे पक्के नगद वही भी कहा जाता है, मतलब जनरल को हम पक्के, अतः जनरल को पक्के नगद। इस प्रकार चूंकि इसमें प्रतिदिन क्रमांक तिथि अनुसार प्रविष्टियाँ की जाती है, इसमें दैनिक पंजी या दैनिक रेखा के भी कहते हैं जनरल को। इस प्रकार जनरल की पुस्तक है जिसमें व्यावसायिक समस्त लेन देन दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार नियमानुसार किया जाता था। विद्वान लेखक के अनुसार जिस वही में समस्त व्यापारी के व्यवहारिक को प्रारंभ में व्यवस्थित ढंग से सजाना या रखना रोजनामचा कहलाता है। जर्मन की परिभाषा देखिए, जनरल की परिभाषा, जनरल की परिभाषा कार्टर के अनुसार रोजनामचा या दैनिक अभिलेखों प्राथमिक प्रविष्टियाँ वह पुस्तक है जिसमें स्मरण वही अथवा रही वही जाता है ताकि बाद में खाता वही जनरल में रखी कटौती करने की सुविधा हो। एल पी क्रॉपर के अनुसार जर्मन एक ऐसी पुस्तक है जो लेन देन उस रूप में वर्गीकृत करने या छांटने हेतु सभी प्रयोग की जाती है जिसमें खाता वही में प्रविष्टियाँ करने की सुविधा बनी रहती है। रोमैंड के अनुसार जर्मन अभिप्राय वे डे बुक या डायरी लॉग बुक से होता है। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभिक सहायक भी वही कहलाता है। रोजनामचा का जनरल देखिए रोजनामचा जर्मन में 5 खाने होते हैं। इसका प्रारूप देखिए 5 खाना होता है। एक होता है ये इसे पारेंगे, देखिए बताते हैं। 5 खाना होता है। एक जिसे हम देखिए यहाँ पे 5 होता है जिसे हम पहला में तिथि कहेंगे, डेट कहेंगे। पहला में डेट कहेंगे, डेट कहेंगे, ठीक है। दूसरका में पार्टिकुलर। तीसरका में तीसरका में एलएफ जनरल वैल्यू कहा जाता है दूसरा। और उसके बाद चौथा में अमाउंट, इसमें भी अमाउंट कहा जाता था। 5 गो हो गया ना। यहाँ देखिए यहाँ पे डेट, उसके बाद पार्टिकुलर 1 2 और एलएफ 3 और 2 गो अमाउंट 2 ठमन लिखा जाता था। 5 गो हो गया ना। इसी को कहा जाता है जनरल एंट्री, इसी में किया जाता है, इसी खाना में जनरल एंट्री किया जाता है। देख खाता वही में लेजर वैल्यू लिखा जाता है जो हम बताए थे। जो एलएफ को हम लेजर वैल्यू कहेंगे। उसके बाद विद्यार्थी का कॉमन है, कभी भी जाइएगा 12th में भी जाइएगा तो आपको बहुत ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट तो में एंट्री करना पड़ेगा, तो उसमें एलएफ ज़रूर लिखिएगा। राशि वो होता है इसमें एक तरफ डेबिट, पहला में डेबिट किया जाता है और दूसरा में क्रेडिट किया जाता है। जैसे मेसर्स प्रियांक ट्रेडर्स लिमिटेड ने कितना 24/12/2016 को परचेज किया, इसको हम गुड भी अकाउंट लिख सकते हैं। एमएस प्रियांक ट्रेडर अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर है क्योंकि यह वे उधार पे लिया, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिटर पर। उसके बाद देखिए यहाँ माल के स्टॉक संपत्ति में वृद्धि होता है। देखिए वृद्धि हुआ तो माल का क्रिय उधार है तो वृद्धि हुआ तो कैश को क्रेडिट करेंगे। वृद्धि होता है तो कैश को क्रेडिट, संपत्ति बढ़ता है तो संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। जैसे हमारा कैश एक संपत्ति है। रोजनामचा देखिए जनरल प्रारंभिक प्रविष्टि के इस लेन देन का सर्वप्रथम इसी पुस्तक में लिखा जाता है। जनरल सहायक पुस्तक सब्सिडी है। पुस्तक में सभी लेन देन खाता वही में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब लेजर में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे परचेजर अकाउंट बनाएंगे
कैश बुक बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, ये सब में स्थानांतरित किया जाता है। और उसके बाद जनरल लेखों के तिथिवार होना चाहिए। यह जनरल 5 खाने होता है, तुम बताइए किए थे 5 खाना होता है। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। उसके बाद देखिए जनरल का उद्देश्य सभी लेन देन का लेखा सिलसिलेवार तिथिवार किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को 2 पक्ष में लिखा जाता है, जिसे हम जनरल कहते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जर्मन का तीसरा उद्देश्य लेजर या खाता वही या खतौनी की सुविधा प्रदान करता है। जनरल चौथा उद्देश्य सौदे के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। जनरल पाँचवां उद्देश्य विवादों व मतभेदों में हल निकालता है। उसके बाद रोजनामचा का प्रयोग कई देश में समाप्त हो गया है, लेकिन जहाँ जहाँ है वो रूस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में ये सब मतलब किया जाता है। यह मान्यता मतलब दिया गया है, इसको मान्यता मतलब दिया गया है, इसको सही माना जाएगा। मतलब ये जनरल जो व्यवसाय करेगा उसको बनाना जरूर अनिवार्य है। तिथिवार वितरण, जर्मन में लेन देन पर विशिष्ट तिथिवार होता है, यह पूर्णतः भुगतान किया जाता है। तो वेस्ट बुक से सीधे ही लेजर में लिखा जाता है, परंतु इसमें कठिनाइयाँ भी हो सकती है। लेन देन का पूर्ण विवरण, जर्मन का लेन देन का प्रविष्टियाँ के साथ सौदे का संक्षिप्त वितरण व्याख्या रूप में दिया जाता है। फलतः लेन देन का पूर्ण विवरण एक स्थान पर मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये तिथिवार रोजनामचा पहला खाना होता है। इस खाने में सबसे ऊपर वर्ष लिखते हैं, फिर नीचे की तारीख भी लिखते हैं। ये लिखते समय पहले महीना और फिर तिथि लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में पहले महीना उसके बाद तिथि, पहले महीना उसके बाद तिथि, पहले महीना उसके बाद तिथि। अब पार्टिकुलर क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण खाना है। इस खाने में प्रभावित खाते के नाम 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। एक डेबिट लाइन होता है, पहला पंक्तियाँ जिसे हम डेबिट कहते हैं, दूसर का मतलब क्रेडिट किया जाता है। जैसे राम खरीदता है माल, तो लिखेंगे कैश में खरीदता है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग राम परचेज ऑन क्रेडिटर पर खरीदेगा तो क्रेडिट पर। देखिए उसके बाद कुछ खाना अंग्रेजी भाषा में लिखा। पहली पंक्ति खाते का नाम लिखने पर डेबिट शब्द का सूक्ष्म प्रयोग किया जाता है। पहली पंक्तियाँ के अंतिम छोर पर लेजर वैल्यू के बाईं ओर लिखी जाती है। उसके बाद दूसरी पंक्तियाँ उस खाने को लिखी जाती है, क्रेडिट और डेबिट लिखा जाता है। देखिए इसमें टू लिखाना जरूरी है। टू शब्द का टू देखिए, और न क्रेडिट शब्द वर्ण जमा के खाते के नाम लिखने के पूर्व बाएं किनारे से कुछ जगह पर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू लिखना ज़रूरी है। और अकाउंट भी लिखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन नहीं लिखते तो ये ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। देखिए हिंदी भाषा के लेख करने पर तो हिंदी भाषा में कुछ है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए रोकड़ जमा, और उसके बाद जमा पूंजी खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, उसके बाद रोकड़ खाता, पूंजी खाता। नाम शेष ऋण मतलब जमा शेष, नाम शेष मतलब डेबिट शेष। उसके बाद देखिए कुछ ब्यौरा से स्पष्टीकरण, विवरण खाते में 2 पंक्तियाँ डेबिट या क्रेडिट करने के बाद तीसरा पंक्तियाँ कोष्ठ में लेन देन का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है, जिसमें ब्यौरा या व्याख्या विष्टीकरण कहा जाता है। ब्यौरा या लेखा स्पष्टीकरण कहते हैं। ये विवरण से ज्ञात होता है कि अमुक खाते को क्यों डेबिट किया गया है। बिना ब्यौरा या स्पष्टी का जर्मन लेखा अधूरा माना जाता है। ब्यौरा या स्पष्टीकरण की तारीख भी रहना चाहिए।
बीइंग शब्द का लगाकर प्रारंभ से फिर नाउन लिखे। इसके बाद वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म में अंत में ऑब्जेक्ट भी लिखना ज़रूरी है। शब्द में मिलने का प्रचलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए, और धन्यवाद, इतना ही, और आपको दूसरे क्लास में मिलेगा ये।